चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टेरिडोफाइटा में पाई जाने वाली जो एबनॉर्मल लाइफ साइकिल है। अगर हम नॉर्मल लाइफ साइकिल की बात करें तो जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर क्या होता है कि दो स्वतंत्र एक तो स्पोरोफाइट होता है और दूसरा एक गैमेटोफाइट होता है। यानी कि दो स्वतंत्र पादप हैं, एक स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद पादप है और दूसरा गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पादप है। जो स्पोरोफाइट होता है वो 2n या द्विगुणित होता है और गैमेटोफाइट होता है वो अगुणित होता है। स्पोरोफाइट के ऊपर बीजाणु बनते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। बीजाणुधानी के अंदर स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिसमें कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये द्विगुणित से अगुणित अवस्था में आ जाते हैं और अगुणित स्पोर या बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर अगुणित गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं। इस गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल यानी कि नर व मादा युग्मक बनते हैं, जो कि एक एंथ्रेडिया के अंदर नर युग्मक और आर्किगोनिया के अंदर मादा युग्मक बनता है। जब ये दोनों ही युग्मकों का आपस में फ्यूज़न होता है यानी कि निषेचन की प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, जब इनका निषेचन होता है तो दो गैमेट N और N आपस में मिलकर फिर से द्विगुणित स्पोरोफाइट को जन्म देते हैं। तो ये तो है एक नॉर्मल लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ साइकिल है उसमें दो प्रोसेस, एक है फर्टिलाइजेशन या निषेचन और दूसरा है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से अगुणित से द्विगुणित अवस्था और द्विगुणित से अगुणित अवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो दो प्रोसेस हैं, निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन, इनकी वजह से टेरिडोफाइटा के अंदर जो पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो अगुणित और द्विगुणित के बीच में हो रहा है वो लगातार चलता रहता है। तो ये तो बात ही एक नॉर्मल लाइफ साइकिल की बात। अब हम देखें कि एबनॉर्मल लाइफ साइकिल, यानी कि एबनॉर्मल लाइफ साइकिल जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें दो प्रकार का होता है। पहला है एपोगेमी या अपयुग्मन। इसका सर्वप्रथम अध्ययन फार्लो ने 1874 में किया था और टेरिस क्रिटिका नामक प्लांट के ऊपर किया था। ये एक टेरिडोफाइट है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो एपोगेमी या अपयुग्मन जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो एपोगेमी के अंदर जो युग्मकोद्भिद पादप है उससे बिना लैंगिक जननांगों के अथवा युग्मकों के निर्माण के या निषेचन के सीधे ही बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है। यानी कि जो युग्मकोद्भिद पादप है, जैसे यहाँ पे ये युग्मकोद्भिद पादप है जिसके ऊपर नर व मादा जननांग बनते और इन दोनों में से जो युग्मक बनते हैं उसमें निषेचन होता और साथ ही जो स्पोरोफाइट है उसका उद्भव होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, युग्मकोद्भिद पादप में न तो लैंगिक जननांग बन रहे हैं, न किसी प्रकार के कोई युग्मक बन रहे हैं और न ही निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, बल्कि युग्मकोद्भिद पादप जिसे कि थैलस प्रोथैलस बोलते हैं, उसके जो कायिक टिश्यूज़ हैं उन्हीं से सीधे बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपयुग्मन या एपोगेमी कहा जाता है। इस प्रक्रिया से जो बीजाणुद्भिद बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या युग्मकोद्भिद पादप के समान अगुणित ही होती है। यानी कि जो गैमेटोफाइट है वो अगुणित है, तो इसके जितने भी कोशिकाएं होंगी, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो राइजोइड की हो, चाहे वो उसके एपिकल पार्ट की हो, चाहे लोअर पार्ट की हो, सारी अगुणित होंगी। और जब उनमें से किसी भी कोशिका से बीजाणुद्भिद बनेगा तो वो अगुणित ही होगा। यहाँ पे ये एक
छोटा सा लाइफ साइकिल मैंने बना रखा है। ये देखिए, ये स्पोरोफाइट है जो कि द्विगुणित है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप अगुणित स्पोर या बीजाणु बने और इन स्पोर के जर्मिनेशन या अंकुरण से अगुणित गैमेटोफाइट बन गया। अब ये जो गैमेटोफाइट है इसके ऊपर जो नर और मादा जननांग लगते वो ना लगकर सीधे ही स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट से ही स्पोरोफाइट जो कि अगुणित है उसका निर्माण हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे नर जननांगों के निर्माण और साथ ही जो निषेचन की प्रक्रिया है वो दोनों ही एलिमिनेट हो चुकी है या निष्कासित हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो टेरिडोफाइटा के अंदर भी जो हायर टेरिडोफाइट्स हैं जो कि फर्न्स हैं, जैसे कि ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, टेरिस, ऑस्मंडा, इन सभी में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। अपयुग्मन के कारण के बारे में अगर हम देखें तो इसके लिए अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए हैं। लैंग ने 1908 में एक्सपेरिमेंट किया और वो भी फर्न के ऊपर किया और उन्होंने कहा कि वाटर स्ट्रेस या जलाभाव यानी कि जल की कमी, वैसे तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, लेकिन अगर उन्हें जलाभाव यानी कि कम पानी दिया जाए या सूखे में रखा जाए तो उसके फलस्वरूप जो इसका जो प्रोथेलस है उससे सीधे ही बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है। इसमें बजाय लैंगिक जननांग उत्पन्न होने के सीधे ही बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है। तो पहला कारण वाटर स्ट्रेस या पानी की कमी। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं ब्राउन, इन्होंने 1923 में फैगोप्टेरिस जो फर्न है उसमें निषेचन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। यानी कि इसमें नर व मादा जननांग तो बन रहे हैं किंतु इसके बाद का प्रोसेस यानी कि जो निषेचन का प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये अगुणित युग्मकोद्भिद है या प्रोथेलस, इसमें निषेचन नहीं है। नर व मादा जननांग तो बने लेकिन निषेचन नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित जो जायगोट उसका निर्माण नहीं होकर सीधे ही अगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा जो कल्चर माध्यम है, यानी कि ये सभी जो एक्सपेरिमेंट हैं वो प्रयोगशाला में किए गए थे और प्रयोगशाला में टेरिडोफाइट जो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल प्लांट था उसे कल्चर किया गया। तो कल्चर माध्यम में अगर कल्चर को उच्च ताप व प्रकाश की अधिकता में रखा जाता है तो यहाँ पे एपोगेमी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रोथेलस की कम जीवन क्षमता भी इसका एक कारण है। यानी कि अगर जो प्रोथेलस है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फंगल या एल्गल अटैक हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी जो जीवन क्षमता है वो खत्म होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में भी सीधे प्रोथेलस से बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जननांगों का न बनना, प्रतिकूल परिस्थितियाँ जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी या पानी की कमी। प्रोथेलस की परिपक्वता, यानी कि अगर प्रोथेलस नया है तो उससे प्रोथेलस से यानी कि युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद बनेगा, किंतु अगर प्रोथेलस पुराना हो चुका है तो उसमें एक तरह से कहें कि जननांगों के निर्माण की क्षमता खत्म हो जाती है। इस स्थिति में वो प्रोथेलस सीधे अपनी कोशिकाओं से बीजाणुद्भिद का निर्माण कर लेता है। इसके अलावा जो कल्चर माध्यम होता है, कल्चर माध्यम में उन्हें कुछ मात्रा में अगर ग्लूकोज प्रोवाइड करवाया जाए, यानी कि किसी भी प्रकार की शुगर जैसे कि ग्लूकोज या सुक्रोज की अधिकता में रखा जाए तो उससे जो है कि बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। अन्यथा अगर उसमें माध्यम में ग्लूकोज या सुक्रोज नहीं डाला जाता है तो उससे सामान्य तरीके से जो है कि बीजाणुद्भिद बनता है, यानी कि नर जननांग मादा जननांग बनते हैं और फिर उनका फ्यूज़न होता है या फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उससे जो है कि बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है।
अब हम देखते हैं कि जो एपोगेमी है, एपोगेमी में जो इसकी जो साइटोलॉजी है, यानी कि इसमें आंतरिक क्रोमोसोम संरचना में क्या परिवर्तन आते हैं। अपयुग्मन के फलस्वरूप बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद में समान गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि अगर बीजाणुद्भिद द्विगुणित है तो युग्मकोद्भिद भी द्विगुणित होगा, और अगर युग्मकोद्भिद अगुणित है तो उससे उत्पन्न होने वाला बीजाणुद्भिद जो है वो भी अगुणित होगा। अब इसके अलग अलग कारण दिए गए हैं, आइए देखें कि वो कौन से कारण हैं। पहला जो प्रकार है या वजह मान लें, इसमें स्पोर फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोथ प्रोसेस आर एलिमिनेटेड, यानी कि यहाँ पे न तो बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है और न ही निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल से एलिमिनेट या निष्कासित किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो बीजाणुद्भिद होता है उससे प्रोथेलस कलिका या बड के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे कि ये सामान्य बीजाणुद्भिद है, इस बीजाणुद्भिद से सीधे प्रोथेलस बन जाएगा। बीजाणुद्भिद से नॉर्मली बीजाणु बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बीजाणुद्भिद की जो कोशिकाएं हैं उनसे प्रोथेलस का निर्माण हो गया। तो ये प्रक्रिया हो गई एपोस्पोरी। अब ये जो प्रोथेलस है जो कि द्विगुणित है, क्योंकि बीजाणुद्भिद द्विगुणित था, इससे सीधे ही बिना किसी मियोसिस के यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोथेलस बना, तो ये प्रोथेलस या युग्मकोद्भिद जो है वो भी द्विगुणित होगा। अब ये जो द्विगुणित प्रोथेलस है इससे भी सीधे कलिका या बड के रूप में बीजाणुद्भिद उत्पन्न होता है। तो ये प्रक्रिया एपोगैमी कहलाती है, यानी कि इस प्रक्रिया के अंदर एपोगेमी और एपोस्पोरी दोनों ही उपस्थित होती हैं। ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत रेयर कंडीशन में मिलता है, लेकिन फिर भी ये कुछ टेरिडोफाइट्स में अध्ययन किया गया है। टेरिडोफाइट्स के नाम हैं एथाइरियम, ड्रायोप्टेरिस, ट्राइकोमेंस, ऑस्मंडा और टेरिस। तो बेसिकली जो एपोगेमी या एपोस्पोरी जो वजह है वो अगर देखा जाए तो वो केवल इस वजह से होती है कि उस टेरिडोफाइट को अपना जीवन चक्र पूरा करना होता है। अगर उसे अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तब तो वो सामान्य तरीके से अपना जो है कि लाइफ साइकिल पूरा करता है, लेकिन अगर परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो वो एपोगेमी या एपोस्पोरी का सहारा लेकर अपना जो जीवन चक्र है उसे पूरा करता है, यानी कि अपनी जाति को बनाए रखता है। दूसरा जो इसका कारण है वो है स्पोर मदर सेल, यानी कि बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो हैं उसमें पहले से ही क्रोमोसोम जो नंबर है वो दुगना हो जाता है। कैसे? क्योंकि बीजाणु मातृ कोशिकाओं से जो 4 कोशिकाएं बननी चाहिए थी अगर अर्धसूत्रीय विभाजन होता तो, उससे पहले ही स्पोर मदर सेल की जो कोशिकाएं हैं वो केंद्रक के फ्यूज़न के द्वारा अपने अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल कर लेती हैं। अगर डायग्राम या ये देखिए, ये स्पोरोफाइट है जो कि द्विगुणित है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया लगी जो कि द्विगुणित है। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल हैं जो कि द्विगुणित हैं और इनकी संख्या 16 है। अब क्या होगा, ये 16 आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी, यानी कि दो कोशिकाएं जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप कितनी मातृ कोशिकाएं बच गई? 8 मातृ कोशिकाएं बच गई। पहले अगर 16 मातृ कोशिकाएं थी बीजाणु मातृ कोशिका, तो अब केवल 8 बच गई, और ये 8 जो मातृ कोशिकाएं हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा? 4n या टेट्राप्लॉइड होगा। यहाँ पे क्या था? 2n था। तो ये अगर 2 कोशिकाएं आपस में फ्यूज़ हुई हैं या संलयन हुआ है तो उसके फलस्वरूप 2n और 2n मिलकर 4n या टेट्राप्लॉइड बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनाती हैं। अब इस टेट्राप्लॉइड बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन अगर होगा तो इसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं या बीजाणु जो बनेंगे वो सभी द्विगुणित होंगे और इनकी जो संख्या है वो 32 हो जाएगी। अब ये जो द्विगुणित
बीजाणु हैं इनका जर्मिनेशन होगा या अंकुरण होगा और इससे गैमेटोफाइट या प्रोथेलस का निर्माण हो जाएगा। ये जो गैमेटोफाइट है जो कि द्विगुणित है, इस द्विगुणित गैमेटोफाइट के ऊपर कोई जननांग नहीं लगते हैं, बल्कि इसके ऊपर कलिका या बड के रूप में बीजाणुद्वित पादप उत्पन्न होता है और फिर ये मैच्योर स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। इसी में एक तीसरा प्रकार और है जो पॉलीपोडियम में अध्ययन किया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जो कि द्विगुणित हैं, वो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। यानी कि बजाय अर्धसूत्री विभाजन के यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो 16 कोशिकाएं थी, 16 से 32 आ गई, लेकिन 32 की 32 जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित हैं और इनका जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से किडनी शेप में ये आपस में जुड़े रहते हैं दोनों स्पोर। अब ये स्पोर मैच्योर होने पर जर्मिनेट होकर द्विगुणित प्रोथेलस को जन्म देते हैं और इस प्रोथेलस से भी बिना जननांगों के निर्माण के एपोगेमस बड या कलिका के द्वारा नए बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। तो ये इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, माइटोसिस यानी कि मियोसिस की जगह पे माइटोसिस आ रहा है। इस वजह से द्विगुणित बीजाणुद्भिद से द्विगुणित युग्मकोद्भिद बन रहा है और साथ ही जो युग्मकोद्भिद है उससे एपोगेमस बड या कलिका के द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से मार्जेंटल ने 1967 में एस्प्लिनियम जो टेरिडोफाइट है उसके ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि इसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जो स्पोरोफाइट हैं उनसे जो स्पोर बन रहे हैं वो द्विगुणित ही हैं और इस द्विगुणित स्पोर से जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो द्विगुणित है। तो यानी कि एस्प्लिनियम और पॉलीपोडियम दोनों में ही क्या हो रहा है, मियोसिस की जगह पे माइटोसिस हो रहा है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित गैमेटोफाइट बनता है और इस द्विगुणित गैमेटोफाइट से फिर एपोगेमस बड के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। भारत में मेहरा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1961 में यानी कि उन्होंने अपना जो पूरा अध्ययन था वो टेरिडोफाइट्स के ऊपर ही किया था और टेरिडोफाइट्स में भी वो एपोगेमी और एपोस्पोरी पे यानी कि जो टेरिडोफाइट हैं वो अधिकतर हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वहाँ के जो फर्न्स होते हैं उसमें इन्होंने एपोगेमी और एपोस्पोरी का अध्ययन किया और लगभग 30 से ज़्यादा टेरिडोफाइट की जो स्पीसीज़ हैं उनमें एपोगेमी और एपोस्पोरी को रिपोर्ट किया। ये ड्रायोप्टेरिस एग्जाम्पल हैं कुछ, एडियंटम और टेरिस, इनकी अलग अलग जातियाँ थी जिस पे इन्होंने अध्ययन किया था। अब देखते हैं कि जो एपोगेमी है वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि जीवन में उसका जो महत्व है वो क्या है। तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें जाति उद्भवन की जानकारी मिलती है। टेरिडोफाइट में जाति उद्भवन यानी कि कोई भी जो नई जाति है वो किस तरह से एपोगेमसली उत्पन्न हुई है या क्या उसमें नए कैरेक्टर आए हैं, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी ये देखा कि फर्न में जो नई जातियाँ उत्पन्न हुई है वो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उत्पन्न हुई है, क्योंकि इसमें नॉर्मल लाइफ साइकिल कई बार क्या होता है कि कुछ जातियों के अंदर केवल एपोगेमी ही पाई जाती है, उनमें नर जननांग नहीं बन रहे हैं या उनमें किसी वजह से निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है या किसी वजह से अगर उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाएगा तो क्या वो जाति अपने आप को ख़त्म कर लेगी या उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो अपना अस्तित्व प्रकृति में बनाए रखती है और इसके लिए वो नए नए तरीके निकालती रहती है। इसी में से जो 2 तरीके उन्होंने निकाले हैं वो है एपोगेमी और एपोस्पोरी, यानी कि वो अपने आप को इस प्रकृति में स्थिर रखना चाहती है। इसके लिए उन्होंने अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एपोगेमी और एपोस्पोरी नामक 2 एबनॉर्मल लाइफ साइकिल उत्पन्न किए।
तो इस लेक्चर में हम आपको केवल एपोगेमी के बारे में ही बता पाए। इसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो आप देखिए। ये देखिए, सबसे पहला जो अध्ययन किया गया था टेरेस क्रिटिका में एपोगेमी, वो देखिए ये हार्ट शेप या हृदयाकार प्रोथेलस है। इस प्रोथेलस से सीधे ही बिना किसी जननांगों के निर्माण के सीधे ही प्रोथेलस की कोशिका से नया स्पोरोफाइट बन रहा है। ये स्पोरोफाइट एपोगेमस स्पोरोफाइट कहलाता है। ये नीचे की तरफ इससे जड़ें बन रही हैं और इसमें नई नई पत्तियां निकलती जाती है। अब देखिए टेरेस विटाटा के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो टेरेस विटाटा है इसमें ये हार्ट शेप प्रोथेलस है। इस प्रोथेलस से एपोगेमस स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ, यानी कि प्रोथेलस की कई कोशिकाओं से एपोगेमस स्पोरोफाइट का निर्माण हो गया। अब इस एपोगेमस स्पोरोफाइट पे एपोस्पोरस गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये जो स्पोरोफाइट हैं इसकी कई कोशिकाओं से फिर से नए प्रोथेलस का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से अगर टेरेस विटाटा का देखें तो अगर इसमें नर जननांग नहीं बन रहे हैं या अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है या निषेचन नहीं हो रहा है तो क्या वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पा रहा है? नहीं, वो अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं और वो एपोगेमी और एपोस्पोरी का सहारा लेकर अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं। तो ये था एपोगेमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी।